आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और आशा और फैसिलिटेटर से अपील करना चाहता हूं। जो 10 अक्टूबर के जो उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा जो आशा के 2500 के संबंध में जो पत्र जारी किया, वह आंदोलन के साथ धोखा हुआ है। जो करीब जो है 1.5 महीना आशा और फैसिलिटेटर अपने मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी और जो जिसमें वार्ता हुई थी उसमें प्रोत्साहित हटाकर मानदेय के जिक्र किए थे और यह माननीय उप मुख्यमंत्री उसके सहमति पत्र के ठीक उल्टा काम किए हैं। सबसे पहले इस पत्र को हम खारिज करते हैं और एक न्याय संगत जो देश के दूसरे राज्य में जो मानदेय और वेतन है वो आशा फैसिलिटेटर और आशा कोविड-19 की लड़ाई में देश के बचाने में, बिहार को बचाने में अहम भूमिका थी। तो फिर इस तरह से हम जब वार्ता के लिए जब गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहे थे वित्तीय संकट है, आगे चल के सोचेंगे। लेकिन टोला सेवक को देने के लिए, विकास मित्र को देने के लिए 25,000 रुपया है, 28,000 रुपया है। ये इनकी तनख्वाह अपने मंत्री और विधायक के पेंशन लेने के लिए ये पैसा है। और ये आशा वर्कर और जो रात दिन काम करती है इसका कोई मापदंड नहीं इस समय कि 8 घंटा कि 24 घंटा। और फैसिलिटेटर, इन दोनों के लड़ाई के साथ धोखा हुआ है। बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ, हम बिहार एडटेक की ओर से हम इस सरकार के खिलाफ हम 1 नवंबर को मुख्यमंत्री को घेरेंगे। उप मुख्यमंत्री को घेर के लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक सरकार के पत्र को खारिज करेंगे। सरकार जो है जब तक मानदेय नहीं करेगा, न्याय संगत मानदेय, कम से कम केरला की तरफ 12,000 आशा को मानदेय करे, आशा फैसिलिटेटर को 15,000 करे, निश्चित करे। और ये प्रोत्साहन राशि को जिक्र नहीं हुआ था, ये प्रोत्साहित को हटाए थे और मानदेय की बात बोले थे। तो ठीक आज जो क्यों बदल रहे हैं? इसके पहले घोषणा पत्र में 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो है हम सरकारी करेंगे। तो इनका घोषणा पत्र कहाँ चला गया? 24 के चुनाव है, घोषणा पत्र राजनीतिक दल के लिए बिहार की जनता के लिए वो आत्मा न है, वह विश्वास के प्रतीक है। जो एक घोषणा पत्र को खारिज कर दिए और अभी कोई न 10 लाख रोजगार की बात किए हैं, न आशा और वर्कर के या फैसिलिटेटर के काम के अनुसार जो दाम मिलना चाहिए उसके अनुसार ये वेतन नहीं दिए हैं। इसलिए 1 नवंबर को पूरे बिहार के तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि अगर मानदेय लेना है तो सरकार के खिलाफ 90,000 आशा पटना की ओर मार्च करें, पटना को घेरें। मुख्यमंत्री 1 नवंबर को पटना को घेरें और हमारी तैयारी कल से शुरू हो गया है। हम कल जमुई जा रहे हैं 1 नवंबर की तैयारी के लिए। हम 17 को दरभंगा में जा रहे हैं, 19 तारीख को पटना जिला के अंदर घूमेंगे, 800 जिला में भ्रमण करेंगे और ये सरकार के खिलाफ, लेकिन जय केंद्र और राज्य दोनों के खिलाफ हम हैं। चाहे केंद्र सरकार से ये बोल रहे हैं कि ये पत्र आज जारी लिखे हैं ना केंद्र सरकार को। हम 28 मार्च को वार्ता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किए हैं और उन्होंने कहे थे कि 6 महीना के समय के बाद 6,000 हमने करेंगे। ये तो इसमें भी मानदेय हमने उनको बोले थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि आप प्रोत्साहन की बात न कीजिए, एक निश्चित वेतन तय कीजिए। और वह इसमें जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए आशा के घर चलना मुश्किल है, तो क्या ये 2,000 से घर चलेगा? इसलिए उन्हीं की भाषा हम बोल रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ गई, आशा के जीविकोपार्जन में दिक्कत हो रही है, तो कम से कम एक निश्चित वेतन तय करिए। 374 के हिसाब से 15,000 हो जाता है और वो हिसाब से फैसिलिटेटर को भी कीजिए। इसलिए 30 दिन का आशा फैसिलिटेटर को वेतन तय किया जाए जो न्याय संगत हो। कम से कम उनके घर में रोटी हो, चावल हो, किचन का सामान हो, बच्चे का खाना समय पर मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एक छोटा सा मकान बना सके, इतना तो आशा को पैसा तो देना पड़ेगा। अपने रहेंगे बड़ा बंगला और फ्लैट में हवाई जहाज से तेजस्वी जी चल रहे हैं और आशा को टेम्पो का भाड़ा नहीं रहता है फैसिलिटेटर के। इसलिए ये चुनाव का वक्त है। आशा और फैसिलिटेटर अगर इस सरकार से बदला लेना चाहते हैं, जो आपके साथ आंदोलन के साथ धोखा दिया है, तो सरकार के खिलाफ आइए
और 1 नंबर को पटना को घेरिए, सरकार के आमने सामने लड़िए। सरकार जब तक कैबिनेट से प्रोत्साहन की जगह मानदेय नहीं करता है, ये सरकार को यह नहीं चुनाव में इनको घूमने नहीं देंगे। चुनाव में 24 की बात कर रहे हैं, किस आधार पर ये वोट लेंगे? जब 20 के घोषणा पत्र पहले लागू कीजिए, लागू करिए तब वोट की बात करिए। 24 के चुनाव की बात करिए, 20 के जो घोषणा पत्र है उसको पहले लागू करिए, तो 24 में चुनाव में हमसे वोट मांगने आइए। नहीं तो 24 के चुनाव में आपको सबक सिखाएगी आशा और फैसिलिटी 90,000 है, हर गांव में है। इसलिए जो आंदोलन जो के माध्यम से जो सरकार को अवगत कराए थे, उस 14 सूत्री मांग पर सरकार खरी नहीं उतरी है। हमारी जो मांग है 14 सूत्री जो मांग, उस पर सरकार जो है खरे उतरे, प्रोत्साहन नहीं, एक मानदेय चाहिए। हमारा 25,000 का मुद्दा था। इसके अलावा कोरोना में जो काम किया गया उसका पैसा बकाया है। 12 लाख का बीमा करे, 10,000 से अधिक अगर पैसा बनता है वो अकाउंट में रोक देता है, बैंक से भुगतान नहीं होता है। इतने नहीं, सुनिए वो पोर्टल का ऑनलाइन करने में इसका विषय और अकाउंटेंट पैसा लेता है। पूरे हेल्थ विभाग में किसी मरीज को अंदर दवा नहीं मिलता है, मरीज को बाहर से दवा लाना पड़ता है। और कहने के लिए कि सरकार सारी सुविधा दे रही है, यह महागठबंधन की सरकार में पीएमसी से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर डॉक्टर जब नौकरी करता है तो क्लिनिक कहाँ से चलाएगा? क्लिनिक चलाता है, वो हॉस्पिटल में नहीं जाता है, 8 दिन पर जाता है, हफ्ता में 1 दिन जाता है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? हेल्थ विभाग आज बिहार का बहुत कमज़ोर है, प्राइवेट हॉस्पिटल, शिक्षा भी बहुत कमज़ोर है। इसलिए मेरा जो मांग है बिहार सरकार से, सामाजिक न्याय की सरकार से, कि आशा को गंभीरता से लें। बिहार में कुछ भी नहीं है, मजबूत क्या है? बिहार में नहीं है। केरला की सरकार की तरफ बिहार को उदाहरण ले। बिहार में दुर्भाग्य है कि इंडिया हो चाहे एनडीए, दोनों की सरकार जो है अफसरशाही हॉबी है। और जब तक वामपंथी सरकार नहीं बनती है, लाल झंडे की सरकार नहीं बनेगी, जो बहुत दूर हमको दिखलाई पड़ता है। इसलिए सांपनाथ है और एक नागनाथ है। हाँ, नागनाथ दोनों है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक है, बुनियादी सवाल में कोई अंतर नहीं है। कहाँ एनडीए में नीतीश कुमार थे, आज इंडिया में है वही मुख्यमंत्री, तो वही ना है, नीति तो वही है, अफसर तो वही है। इंडिया और एनडीए में क्या फर्क है? आज मोदी जी कल राहुल जी आ जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर में बनावट में अंतर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए इंडिया के अंदर में एक जरूर कहना चाहता है संविधान कि वामपंथी दल को मजबूत करना होगा, और ये जो जनता निर्णय ले, यानी कि तीसरी मोर्चा आनी चाहिए भविष्य के लिए। हम अभी जो सरकार वो राजनीतिक दल अपना राजनीतिक वाले तय करेंगे। हमारा जो लड़ाई है मजदूर की दिशा देने के लिए कि हम लोग को भी सावधान रहना होगा कि देश के वामपंथ को कैसे मजबूत करें, बिहार के अंदर कैसे मजबूत करें। आपके पास बहुमत है, तो बहुमत मेरी सरकार नहीं है। हम कुछ बिंदु पर हमारा जो सरकार में शामिल है वो समझेंगे। हम जो बोल रहे हैं दल के नाते नहीं, हम मजदूर के प्रतिनिधि के नाते बोल रहे हैं कि बिहार में कहीं दिख नहीं रहा है। और सड़क बना देने से विकास नहीं होगा जब तक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रहने और सुरक्षा की गारंटी और एक समान नहीं है। राजनीति में भागीदारी भेदभाव देखते हैं। पूरे देश के अंदर में दल में किसका कब्जा है? क्या गरीब वर्ग के लोग सांसद बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा? ये सब धनी वर्ग हर दल में कब्जा कर लिया है, चाहे कोई दल हो। इसलिए हमारे जो वर्किंग क्लास की जो लड़ाई है आज ठहराव अवस्था में है। इसलिए स्कीम वर्कर, आशा और फैसिलिटेटर की जो है उसके पूर्ण है प्रोत्साहन की जगह निश्चित मानदेय तय करें। अभी देखिएगा संसद में जब वेतन पास होता है सारे दल वाले पास करवा लेता है, वहाँ एक हो जाता है, और बाहर निकलता है तब विरोधी हो जाता है। क्या कहते हैं आपके जो प्रधानमंत्री हुए नीति, क्या कहते हैं मोदी जी, वो तो सब निजीकरण कर दिए हैं, क्योंकि उसमें जो है मानदेय क्या कहते हैं आपको तो जो है कि पैसे। यह निजीकरण नरसिंह राव के काल से शुरू हुआ है, कांग्रेस की सरकार से। और ये मोदी जी तो पूरा जो है अंबानी अडानी के गोदे में चल गए, बेच दिया। ये अमेरिका के दबाव में सरकार चल रही है। इसलिए मोदी ने नागपुर से जहाँ राजनीति तय होगी, जहाँ का देश का उद्योगपति राजनीति तय करेगा वहाँ होगा, मजदूर को ठेका बहाल करेगा। इसलिए यहाँ नियुक्ति होना चाहिए था कि निश्चित वेतन के आधार पर नौकरी दे, चाहे आशा का हो चाहे फैसिलिटेटर का, या किसी विभाग में। ये मानदेय क्या होता है? तनख्वाह लेते हैं विधायक और मंत्री का 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, उनमें कमी कर दे। बिहार की जनता, देश की जनता के साथ नेताओं की पेंशन बंद किया जाए। नेताओं के पेंशन, तेजस्वी यादव को क्या जरूरत है पेंशन लेने के लिए? और आशा के क्यों नहीं पेंशन मिलेगा, फैसिलिटेटर क्यों नहीं मिलेगा?
इधर स्कीम वर्कर, हम चाहते हैं स्कीम वर्कर विधायक भी हो, 1 साल पर बहाली हो, उसको भी संविदा कर्मी बनाया जाए विधायक और मंत्री को, तब समझ में आएगा कि संविदा कर्मी क्या होता है। आशा और फैसिलिटेटर हॉस्पिटल को खड़ा करने में योगदान रहा है। 5 के पहले कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं उजाला था। अगर हॉस्पिटल को जगाया है, गर्भवती जानते कितना महत्वपूर्ण काम किया है। गर्भवती महिला का मृत्यु दर को कम करने में ये आशा की बड़ी भूमिका है। 1000 आबादी पर एक आशा है, फैसिलिटेटर है, जिसने इतने बड़े कार्य करने वाले को मानदेय न्याय संगत नहीं मिलेगा। और नेता लोग के जो अच्छा को दल का नेता, इनके लिए मिलेगा फ्लैट बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी में ऐशो आराम करेंगे, और सब दल वाला मिल जाता है। वर्किंग क्लास के पक्ष में संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर वामपंथी दल है तो उसकी ताकत कम है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। अभी सीधे लड़ाई है 1 नवंबर को तेजस्वी को हम घेरेंगे। तेजस्वी यादव बिहार सरकार को डिप्टी सीएम है, हम माननीय मुख्यमंत्री से 28 जुलाई के मिले थे, वो 15 तक इंतजार के लिए हमको बोले थे। अगर मुख्यमंत्री पर हम रह जाते तो ये आशा को लेटर को 10 से 12 हजार हो जाता। और 10 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, हमने आयकर गोलंबर को पूरा जाम किए थे और मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए। और उसी दिन हाई लेवल की बैठक हुआ और बैठक में हुआ कि इनसे बात किया जाए, लेकिन वह 10 के आंदोलन के चलते वार्ता हुआ, लेकिन कुछ लोग चुपके से वार्ता कर लिए। और उसके बाद जो सही लड़ रहे थे, जो आशा के पक्ष में, हम सरकार के दलाली नहीं करेंगे, हम सरकार के लिए ठेठी नहीं करेंगे खुल्लम खुल्ला। हम सरकार कोई का हो, हम उसके विपक्ष में रहेंगे, हम मजदूर के पक्ष में रहेंगे, आशा और फैसिलिटेटर के पक्ष में रहेंगे। और सीधे मांग है कि 25,000 के वेतन तय करे, दूसरे राज्य की बात जब मानदेय तय करे, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, इसको कैबिनेट से खारिज करे। कैबिनेट से जब तक पास नहीं होता है, हम 1 नवंबर का मेरा क्रमशः आंदोलन चल रहा है, इसका क्रमशः 10-11 अक्टूबर का हमने धरना दिए पूरे बिहार में। इसके दबाव में आकर तेजस्वी ने आनंद फनान में पत्र जारी किया। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? जब 10-11 अक्टूबर के पूरे बिहार में हम धरना पर बैठे पीएससी में, सरकार को लिख के दिए थे 9 को, तो सरकार झुकी। और इसका दूसरा चरण की जो मेरा आंदोलन है 1 नवंबर को, हम गर्दनीबाग घेरेंगे। तीसरा जो मेरा चरण होगा कि हम कलेक्टर को घेरेंगे। और दिसंबर में मेरा जो नवंबर में हमारा लड़ाई है, 25 से राष्ट्रीय आंदोलन है मजदूर के पक्ष में, महापराव है। 25 से 27 का ट्रेड उनका संयुक्त प्रोग्राम है। और 28-29 आशा फिर आवेगी पटना, घेरा डालो डेरा डालो, हम पटना में बैठेंगे, खाना वहीं बनेगा गर्दनीबाग में। जब तक तेजस्वी नहीं कैबिनेट से पास कर जाता है, जैसे किसान दिल्ली को घेरा था, किसान के पक्ष में जब तक नया कानून बन गया, तो मोदी उसी तरह से हम बिहार में पूरी 90,000 आशा पटना को घेरेंगे। और घेरने के बाद जब तक कैबिनेट से निश्चित मानदेय नहीं हो जाता है, तो आशा लोग यहाँ से गांव की ओर नहीं जाएगी, यहाँ हम विधानसभा की ओर जाएंगे। लाठी चलेगी, हम लड़ाई आर पार की होगी, आशा रहे या सरकार रहे, क्योंकि उसके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। इसलिए फिर अंत में आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि 1 नवंबर को पटना आने के कष्ट करें, अपना हिस्सा लेने के लिए, काम के बदले दाम लेने के लिए, और सरकार को जो धोखा दिया है इसको जवाब देने के लिए। हम राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि 1 नवंबर को लाखों की संख्या में पटना पहुँचे। बिहार एटक सचिव कौशन कुमार वर्मा, बिहार आशा संघ के महासचिव कौशन कुमार वर्मा। अपना मोबाइल नंबर बताइए। 8271892374 मेरा संपर्क नंबर है। राज्य के तमाम जिला और प्रखंड के नेतृत्व साथियों से मेरा अनुरोध है कि विशेष जानकारी के लिए 82 71 89 2374 पर संपर्क करें और एक तैयारी में सहयोग करें।